हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका विंग्स एक उड़ान पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन, या आपके सिलेबस में देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आज हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लीनियर इक्वेशन दोस्तों ये होती क्या है। ठीक है, देखिए लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को, एक सीधी लाइन को अगर आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, अगर एल्जेब्रिकली किसी सीधी लाइन को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि मान लो कि ये एक सीधी लाइन है, इस लाइन को अगर आपने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? लीनियर इक्वेशन का। अब लीनियर इक्वेशन की जनरल जो फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये है भाई एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी सीधी लाइंस को, स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ग्राफिकली तो ये सीधी लाइन होगी, लेकिन एल्जेब्रिकली इसको हम बोलेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में है तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाती है। इसमें अगर देखा जाए ए और बी ये कोफिशिएंट्स हैं और यहाँ पे एक्स और वाई ये वेरिएबल्स हैं, और इन्हीं एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। और सी जो है ये इसका कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वेशन की कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक आइडिया हो गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आइए आगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या कह लें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या क्या हो सकती है। देखिए अगर मेरे पास कोई दो पेयर हैं लीनियर इक्वेशन के, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक लाइन मेरी ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन मेरी सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास दो पेयर हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। अब यहाँ से अगर कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी ये जो दो लाइंस हैं जिनको हम दो लीनियर इक्वेशन से बता रहे हैं, ये दोनों, ये या तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी, या तो ये पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पहले तो रेशो देखते हैं इसकी, रेशो, फिर उसके बाद इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे, या अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जो भी है। आइए रेशो, अगर हम इन कोफिशिएंट्स की रेशो लेंगे, यानी a1 अपॉन a2, और इसकी रेशो अगर बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इसका मतलब ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग है, यानी ये जो दो इक्वेशंस हैं इनकी जो लाइंस होंगी ये इंटरसेक्टिंग होगी, और ये इंटरसेक्ट सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ठीक है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, या कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो डैट मीन्स इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, क्योंकि लाइंस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका सोल्यूशन होता है, वही उन लाइंस का सोल्यूशन होता है। यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइंस जो हैं इनमें सिर्फ यूनिक
वन सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, और इसी को हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइए एक और रेशो लिखते हैं। अगर मान लो कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2, अगर ये तीनों कोफिशिएंट्स की रेशो आपस में इक्वल आती है तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। यानी एक लाइन मानो ये है तो दूसरी लाइन ठीक इसी के ऊपर होगी, इसी के ऊपर लाई करेगी, यानी दूसरी लाइन ठीक इसी लाइन के ऊपर लाई करेगी। यानी एक लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स दूसरी लाइन के ऊपर भी लाई करेंगे। तो कह सकते हैं कि एक लाइन अगर दूसरे लाइन पे है तो उनके इंटरसेक्शन तो मल्टीपल होंगे, है ना, वो मल्टीपल जगह पे पॉइंट्स उसमें कॉमन होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट कहलाएंगी, लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट कहलाएंगी, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, यानी एक लाइन जो है सेम उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। तो मल्टीपल पॉइंट्स होंगे इनमें कॉमन, इसलिए इनके सॉल्यूशन जो होंगे वो भी मल्टीपल होंगे। मल्टीपल सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इसलिए इनके सॉल्यूशंस भी आपस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनगिनत सॉल्यूशन। अगर रेशो ये है A1 अपॉन A2 बराबर आ रही है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये अगर C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है तो लाइंस जो होंगी वो पैरेलल कहलाएंगी, लाइंस जो होंगी वो पैरेलल कहलाएंगी। पैरेलल लाइंस में यानी कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता, इसलिए देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी, याद रखिए ये जो सॉल्यूशन निकलना जो होता है, चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो चाहे वो वन सॉल्यूशन हो, इसका मतलब होता है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये पेयर ऑफ लाइन इनकंसिस्टेंट है, दैट्स वाई ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए नो सॉल्यूशन है। अगर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, चाहे वो एक सोल्यूशन बना रही हैं चाहे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन बना रही हैं, दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट है, यानी कहीं ना कहीं पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ज़रूर कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है और इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरीके से है, इफ 3x प्लस 4y माइनस 11 प्लस 18, ये आपको दिया हुआ है और साथ में प्लस 11 इज इक्वल टू 18 और 8x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 6 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y माइनस 9। ठीक है, देखो ये तो भाई बेसिक है, इसको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। 3x प्लस 4y माइनस 11। अच्छा एक काम करता हूँ मैं इसे पहले से ही, क्योंकि स्टेप थोड़े कम कर लेते हैं ताकि पहले से माइनस 11 को मैं अगर ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएगा 18 में, यानी इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 4y माइनस 11 उधर जाएगा 18 में ऐड हो जाएगा तो ये 29 के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ से 12 ट्रांसपोज करूँगा तो माइनस 12 हो जाएगा, 6 में माइनस 12 हो गए, तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ 8x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है दोस्तों, अब एक काम करते हैं कि मुझे कुछ कैंसिल करना है, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको चेंज करने के लिए एक काम करते हैं, एक जगह y प्लस का एक जगह नेगेटिव है तो दोनों को सेम बनाएंगे तो एडिंग कर देते हैं। अच्छा 4 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ये भी 24, 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 बन जाएगा और 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, तो ये यहाँ से मैं बराबर कर सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12 बन रहा है और दूसरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y का कोफिशिएंट भी 12 बन रहा है, तो इसके बाद एडिंग कर दूंगा इनको। ठीक है जी, यानी आपके पास जो इक्वेशन है ये आ गई 9x
प्लस 12y इज इक्वल्स टू 29 इंटू 3 87 हो गया, और नीचे यहाँ पे आपके पास 2 से हो रहा है तो 16x, ठीक है, और माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 6 दूनी 12। अब हम इसको एडिंग करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 25x इज इक्वल्स टू 75। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 3, क्योंकि 25 इसको 3 के साथ कैंसिल कर देता है, तो x आपका 3 आ गया। अब ऊपर किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए, या सेकंड वाली में पुट कर लीजिए, तो आपके पास y की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, तो आइए मैं इसी में पुट कर देता हूँ, पहली वाली में ही मुझे y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास है 3, x की जगह पे 3 इंटू 3 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 29। 4y 29 में ये 3 3 ज़ा 9 है, 9 माइनस हुए तो 20, जो कि आपको y की वैल्यू दे देगा 5, क्योंकि 4 इसको 5 के साथ कैंसिल कर देगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी x और y की वैल्यू आप इसमें ये जो आपने निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट कर लेंगे। आपको चाहिए था आंसर 5x माइनस 3y माइनस 9 किसके बराबर है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है, माइनस y की वैल्यू 5 है, और माइनस 9, ये 15, ये माइनस 15 कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ बचा माइनस 9, तो माइनस 9 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला है कॉस्ट ऑफ 4 पेन, ठीक है, 4 पेन प्लस 6 नोटबुक्स हैं प्लस 9 फाइल्स हैं, इन सबको मिला के जो पैसा बना, जो कॉस्ट बनी, वो 305 रुपये बने। ठीक है जी, उसके बाद बोल रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ 3 पेन प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 फाइल, ये बराबर है ₹145 के। और मुझे जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली जा रही है वो है 5 पेन, ठीक है, ठीक है जी, 5 पेन और 8 नोटबुक प्लस 16 फाइल्स की, इसकी वैल्यू कह रहा है फाइंड करो, इसकी कॉस्ट फाइंड करो। एक काम करता हूं, अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 8p, ये बन जाएगा 12n, ये बन जाएगा आपका कितना 18 प्लस 9 दूनी 18f, और 305 को 2 से करेंगे तो 610। ठीक है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन रहा है, और अगर मैं इनको आपस में सब्ट्रैक्टिंग करूं, ठीक है जी, सब्ट्रैक्टिंग करूं तो क्या मेरे पास यही आ रहा है, 8 में से 3 गए 5, 12 में से 4 गए 8, उसी तरीके से 18 में से 2 गए 16, और 610 में से 145 गए 465। तो आ गया आपका 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 फाइल्स की कीमत 465 आंसर आपका। ठीक है ना, 610 में 145 गए 465। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं ज़रा। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं बेसिकली, और यही तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी लीनियर इक्वेशंस की। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें बताया हुआ है कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 0 के बराबर है, एक इक्वेशन ये भी 0 के बराबर, ये इंटरसेक्ट कर रही है, बताओ हाउ मैनी टाइम्स। देखो जी, सबसे पहले अगर आपको ये फाइंड करना है कि कितनी बार ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके लिए पहले आपने रेशो लेनी है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, तो A1/A2 ज़रा देखें,
ये रेशो। उसके बाद b आपका -5 है अपॉन यहाँ पे b2 आपका -20 है। उसके बाद c यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 28 है। ज़रा रेशो देखें, ये 1/4, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/4, 7 4 ज़ा 20, ये भी 1/4। यानी रेशोज आपस में सारी की सारी इक्वल आ रही हैं। आपको मैंने अभी बताया, ज़रा देखो, आपको मैंने अभी बताया कि अगर सारी रेशोज इक्वल होती हैं तो लाइन कोइंसिडेंट होती है, और साथ में जो सोल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यानी कि यहाँ पे कोई एक सोल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इनफाइनाइट को टिक करना है, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो हम बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट जगह पे ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, सोल्यूशन का मतलब जितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है कोई लाइन दूसरी लाइन को, तो उसके उतने ही सोल्यूशन होते हैं। अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो हम बोलेंगे कि देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। अगर वो इनफाइनाइट कर रही है इंटरसेक्ट, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 4, जरा इसको समझें। ज़रा कह रहा है कि इस ग्राफ का नेचर समझें, ये और इसका, ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, आपको बस ये बताना है परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। आइए देखें ज़रा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी रेशोज लेंगे। यानी a यहाँ पे a1/a2, a2 यहाँ पे 6 है। ठीक है, उसके बाद b1/b2 यानी 5/15। उसके बाद आपका यहाँ पे c1/c2 यानी 15/45, 2 3 ज़ा 6, ये 1/3, ये भी 1/3, ये भी भाई 1/3 आ रहा है। यानी तीनों की तीनों आपस में रेशोज इक्वल हैं। अभी हमने पढ़ा पिछला क्वेश्चन, अगर a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 c1/c2 के, तो देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब लाइंस कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक, इसका मतलब कोइंसिडेंट है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये इक्वेशंस दी हुई हैं आपको और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये दिया हुआ कि ये जो लाइंस है दोनों कंसिस्टेंट है। अब बच्चे मुझे ये बताओ, कंसिस्टेंट का मतलब कि कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अब सोल्यूशन या तो वन सोल्यूशन, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना, ओनली वन सोल्यूशन, या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है ना। तो ही लाइंस जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट। अब मुझे कंसिस्टेंट है, या तो वो ओनली वन सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट होगा, ये दो केसेस हो सकते हैं। लेकिन वन सोल्यूशन का क्या मतलब है, वन सोल्यूशन का मतलब अगर a1/a2 की रेशो b1/b2 के बराबर नहीं है तो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, तो उस हिसाब से हम k की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर इनफाइनाइट है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया लाई करता है। a1 यहाँ पे 6 है, a2 यहाँ पे 9 है, तो 6/9। b यहाँ पे 8 है भाई, b1, और b2 यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैंसल आउट करूंगा, चलो अगले को भी ले लेते हैं, ये 24/k, ठीक है, c1/c2, ये 3 2 ज़ा, ये 3 3 ज़ा, ये 2/3, अब ये 4 2 ज़ा। तो भाई आपको ना कहीं ओनली वन सोल्यूशन वाला यहाँ पे केस लागू नहीं हो रहा, क्योंकि a1/a2 बराबर आ गया है b1/b2 के। लेकिन सोल्यूशन क्योंकि कंसिस्टेंट है, तो फिर केस कौन सा रह जाएगा, ये बचेगा हमारे पास इनफाइनाइट का, यानी फिर ये तीनों ही बराबर होंगे तो ही इनफाइनाइट होगा।
ठीक है ना। यहाँ तो A1/A2, ठीक है जी, B1/B2 के बराबर ही नहीं आए तो भी हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है। यहाँ तो ये तीनों के तीनों बराबर हो तो कंसिस्टेंट होगा, है ना। या तो ओनली वन सोल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, है ना। तो ये चीज होनी चाहिए। तो पहले वाला केस ओनली वन सोल्यूशन वाला तो लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब फिर तीनों बराबर होंगे, तो मैंने तीनों को बराबर कर दिया, क्योंकि पहले दो बराबर आ गए तो फिर तीसरे वाला भी इक्वल होगा क्योंकि कंसिस्टेंट है। आइए अब इसके सोल्यूशन निकाल लेते हैं। यानी 2/3 बराबर है 24/k के। अब ये 12 के साथ और k की वैल्यू 12 × 3 यानी कि 36 आ गई। k की वैल्यू 36 आ गई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, और जो बच्चे 10+2 लेक्चरर की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस की, सोशोलॉजी की, कॉमर्स की या इंग्लिश की, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप डाउनलोड करके। उसमें इसके बारे में सारी डिटेल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ नायब तहसीलदार की जो हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखें ज़रा। हमें बताया हुआ है कि इक्वेशंस दी हुई है ये दो, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो नो सोल्यूशन का मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यही बताता है ना नो सोल्यूशन। तो आइए करें इसको जरा। यानी A1 यहां पे 14 है अपॉन A2 यहां पे 21 है, बराबर है 8/-k, 8/-k, और ये बराबर नहीं होना चाहिए 5/-7। तो ऑब्वियसली ये इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि नो सोल्यूशन जो है, यानी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। इसका मतलब एक और होता है कि लाइंस जो हैं नो सोल्यूशन का मतलब पैरेलल हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये तो है ये डेटा। अब इसी से मुझे k की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। इतना ज़रूर है कि k की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आइए करते हैं 7 2 7 3 2 इसको 4 के साथ। अब -k की वैल्यू 4 × 3 यानी 12, यानी k की वैल्यू -12। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये दो इक्वेशंस हैं, इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं। मैनी सॉल्यूशन का मतलब कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब कि जो रेशो है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, मैनी सॉल्यूशन का मतलब सारी रेशो आपस में इक्वल होंगी, इज इक्वल टू C1/C2। अब इसी का यूज़ करके आंसर निकाल लेंगे। यानी मैं बोल सकता हूँ कि A यहाँ पे 2 है, 2/4 बराबर है 3/k। तो आपको k ही निकालना है, तो बस इसी से आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, इसी से आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये 1 और ये 2, k की वैल्यू, k क्रॉस हो गया तो 2 × 3 यानी कि 6 आ गया। ऑप्शन है, k की वैल्यू 6 आ गई। ऑप्शन है। ठीक है जी, चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन है। यूनिक तब होता है जब A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू B1/B2। तो यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन, यानी लाइंस जो होंगी वो सिर्फ एक ही जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन को चेक करें ज़रा। x का कोफिशिएंट A1 होता है, तो वो तो x के साथ कुछ नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। यानी A1/A2, A2 यहाँ पे 4 है, शुड नॉट बी इक्वल्स टू B1 यहाँ पे P है B2 यानी 12। ठीक है,
4 इसको 3 के साथ, 3 क्रॉस हो जाएगा, यानी P इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 इसके बराबर, इसके माना जाएगा P इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ P एंड Q फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है और एक ये है, हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो सीधा आना चाहिए कि A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। यहाँ पे A यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो है 2 A1, और यहाँ पे x के साथ क्या है P प्लस Q, A1 अपॉन A2 बराबर होना चाहिए B1 अपॉन B2, B1 यहाँ पे 3 है, B2 यहाँ पे 2P माइनस Q है, और ये बराबर होगा C1 यहाँ पे 7 अपॉन C2 यानी कि 21 के। तो मुझे चाहिए सम ऑफ P एंड Q। सम ऑफ P एंड Q का मतलब P प्लस Q की वैल्यू, P प्लस Q मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ये बराबर है 7 अपॉन 25 के, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 अपॉन P प्लस Q बराबर है 7 अपॉन 21 के, क्योंकि तीनों बराबर है तो ये दोनों भी इक्वल हुए, क्योंकि यहाँ से मुझे P प्लस Q मिल जाएगा, दोनों का सम 7 इसको 3 के साथ, तो यहाँ पे P प्लस Q की वैल्यू 3 इंटू 2 यानी कि 6 आ गया आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट ज़रा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोल रहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, एक ही सोल्यूशन है ना, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू सिर्फ एक ही है, मल्टीपल नहीं है, यानी x 2 होगा और y -3 है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 किसी भी इक्वेशन का अगर सोल्यूशन है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये वैल्यू पुट करने के बाद। आइए पहली ऑप्शन को ट्राई करें, इसमें ऑप्शन से आपने करना है। ठीक है, पहली ऑप्शन x प्लस वाई, एक्स की जगह पे 2 प्लस वाई, वाई की जगह क्या है -3, तो ये तो भाई आपका -1 के बराबर आ गया, और ये है भी -1 के, तो ये तो सेटिस्फाई होगी। अब दूसरा यहाँ पे 2x है, यानी 2 x की जगह पे 2 फिर -3 और y की जगह भी -3। आइए देखते हैं ये सेटिस्फाई हुई कि नहीं। ये आपका आ रहा है 4 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 9, ये 13 के बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया -5 के, तो ये नहीं बराबर है -5 के, इसलिए पहली ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रही। आइए अब सेकेंड ऑप्शन को ट्राई करें। 2x प्लस 5y, x की वैल्यू तो 2 है, प्लस 5y, y की वैल्यू -3 है। अब ये 4, ये -15 इज इक्वल्स टू -11 के, और ये है भी -11 के, यानी कि ये पहली इक्वेशन में तो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर गए। आइए दूसरी वैल्यू को, दूसरी इक्वेशन को चेक करें। 4 इंटू एक्स तो 2 है, प्लस 10, y की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो ये 8, ये आपका -30 इज इक्वल्स टू -22, लेकिन इसकी वैल्यू भी -y है, तो सेकेंड ऑप्शन दोनों जगह पे सेटिस्फाई कर रही है, दोनों इक्वेशंस पे, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। तो ये था भाई हमारा लीनियर इक्वेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो हमारा ख़त्म होता है। और जो बच्चे भी हमारी 10+2 लेक्चर की बॉटनी की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, इसमें लगभग आपको 22 टोटल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 15 सेक्शनल और 7 फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप हमारी ऐप से इसको परचेज़ कर सकता है या हमारे नंबरों पे कॉल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो फ़िलहाल आज इतना ही।
मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक ले इतना ही। थैंक यू दोस्तों।